प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मानसून की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। इस वीडियो में हम मानसून के आगमन और उसकी वापसी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मानसूनी पवनें स्पंदमान प्रकृति की होती हैं, पल्सेटिंग इन नेचर। इसका अर्थ होता है बच्चों, ये पवनें व्यापारिक पवनों की तरह नियमित नहीं होती। हमने पढ़ा है कि व्यापारिक पवनें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन मानसूनी पवनें कभी बारिश कर देती हैं और कभी नहीं। तो इन पवनों में निरंतरता नहीं होती, जिसे ही स्पंदमान प्रकृति कहते हैं। भारत में मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। यह दौर लगभग 100 से 120 दिन तक का होता है। मानसून के आगमन से सामान्य बारिश में अचानक वृद्धि हो जाती है। बच्चों, प्राय भारत में कहीं न कहीं बारिश होती रहती है, लेकिन मानसून के आगमन से अचानक वर्षा में वृद्धि हो जाती है और इसे ही मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के केंद्र के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि मानसून के दौरान उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, वहीं भारत के दक्षिणी छोर अर्थात हिंद महासागर में उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। आपको याद ही होगा कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह से भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर से मानसून भारत में प्रवेश करता है। लेकिन बच्चों, एक बात और याद रखनी है कि मानसून भारत में प्रवेश करने से पहले भारत के द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है बच्चों और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा सबसे पहले होती है और अप्रैल के पहले सप्ताह से ही यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। हम भारत में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं। मानसून भारत में जून के प्रथम सप्ताह में सामान्यतः प्रवेश करता है दक्षिणी छोर से, याद रखना है। इसी दौरान मानसून दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक शाखा अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। देखिए बच्चों, ये हिंद महासागर है। यहाँ से हमने देखा कि मानसून भारत में प्रवेश करता है, तो एक शाखा को बच्चों अरब सागर की शाखा और दूसरी है बच्चों बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करने वाली शाखा। बच्चों, अरब सागर शाखा जब पश्चिमी तट से टकराती है, आपको ध्यान होगा भारत के भौतिक स्वरूप में हमने पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में पढ़ा है। तो जब यह अरब सागर की शाखा वाली पवनें पश्चिमी तट से टकराती हैं, तो भारत के इस क्षेत्र में, पश्चिमी तट के पश्चिमी क्षेत्र में काफी वर्षा होती है। एक और बात याद रखनी है, पश्चिमी तट के पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है कि वह क्षेत्र जहां पवनें नहीं पहुंच पाती और यहाँ क्षेत्र जो है वो सूखा या शुष्क रह जाता है। क्यों? क्योंकि पवनें बच्चों पश्चिमी तट से टकराती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं और पश्चिमी तट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, सूखा रह जाता है। हम अरब सागर शाखा पढ़ रहे हैं, तो मुंबई में 10 जून के आसपास यह प्रवेश करती है और जून के मध्य तक सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र है बच्चों, ये कच्छ है और देश का मध्य भाग, ये मध्य भाग में यह पहुंच जाती है। समय देखिए बच्चों, हर पवन की शाखा के साथ पवन टाइम भी दिया हुआ है। हमने मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में पढ़ा। अब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करेंगे बच्चों। बंगाल की खाड़ी से पवनें, देखिए बच्चों, बंगाल की खाड़ी से पवनें, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं बच्चों, इन पहाड़ियों से टकराती हैं और यहाँ काफी वर्षा करती हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत के पश्चिमी तट में और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक और बात आपको याद रखनी है बच्चों कि जब ये पवनें पर्वतों से टकराती है, तो पर्वत इनकी विपरीत दिशा में होते हैं, तभी वर्षा होती है। अगर हम बात करें राजस्थान में अरावली पर्वत की, तो इसकी स्थिति यानी अरावली पर्वत की स्थिति पवनों के समानांतर है,
तो पवनें यहाँ अरावली पर्वत से टकराकर वर्षा नहीं करती, बल्कि सीधी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं। याद रखना है बच्चों। बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे थे हम। बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब पवनें मेघालय में मासिनराम में, आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। जून के प्रथम सप्ताह तक असम में पहुंचता है ये, और जून के मध्य तक गंगा के मैदानी इलाकों में पहुंच जाता है। बच्चों, पवनें हिमालय पर्वत के साथ साथ मुड़ जाती हैं। मेघालय में बारिश करने के बाद पवनें दिशा बदल लेती हैं और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आ जाती हैं। और गंगा का जो मैदानी भाग है, ये गंगा का मैदान है बच्चों। गंगा के मैदानी भाग में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों ही पहुंचती हैं। याद रखना है, समय साथ में दिया ही हुआ है। बच्चों, दिल्ली में सामान्यतः जो मानसूनी वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली पवनों से होते हैं, और लगभग जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में बारिश होती है। इसी के साथ साथ बच्चों, जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसूनी पवनें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंचता है, तथा देश के बाकी हिस्सों में मध्य जुलाई तक मानसूनी पवनें पहुंचती हैं। वर्षा का वितरण देखते हैं बच्चों। आप मैप में देखिए, जो डार्क ब्लू कलर दिया हुआ है ये वे क्षेत्र हैं जहां 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अभी हमने पश्चिमी तट के मैदानी इलाकों में हमने देखा कि देश की सबसे ज्यादा बारिश तटीय इलाकों में, और साथ ही मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, ये वे क्षेत्र हैं जहां 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत अभी हमने मैप पर देखा है बच्चों। इसी के साथ साथ 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र देखिए, पश्चिमी राजस्थान। यह जो क्षेत्र है बच्चों, ये वो क्षेत्र है जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में, आपको पठार याद होगा, दक्षिण का पठार जो लगभग त्रिभुजाकार हमने पढ़ा था। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री, तो ये वो क्षेत्र जो अभी हमने देखा कि वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि पवनें पश्चिमी तट के पश्चिम में वर्षा करती है, जबकि पूर्वी क्षेत्र सूखा रह जाता है। 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी काफी कम वर्षा होती है। निम्न वर्षा राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों में होती है, और कई बार तो इन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति भी हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत बच्चों, जहां वर्षा ज्यादा होती है, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, वहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। वर्षा का वितरण पढ़ा हमने। अब हम मानसून वापसी पढ़ेंगे। मानसून आगमन के बाद मानसून वापसी कैसे होती है और क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अक्टूबर से नवंबर में वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। बच्चों, पवनों की दिशा बदलती है। क्यों बदलती है और इसके क्या प्रभाव है, आइए समझते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऐसा सूर्य की आभासी गति के कारण होता है। अब सूर्य की आभासी गति क्या है बच्चों? ITCZ हमने पढ़ा है। यह हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु से जब शीत ऋतु का समय आता है, तो ITCZ बच्चों भूमध्य रेखा से दक्षिण में मकर रेखा की ओर शिफ्ट हो जाता है। आपको याद रखना है कि जब हम मानसून पढ़ रहे थे तो यह भारत के गंगा के मैदानी इलाकों से ITCZ क्षेत्र था, लेकिन अब ITCZ शिफ्ट हो जाता है दक्षिण में मकर रेखा की तरफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस क्षेत्र में अब निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जबकि उत्तर में भारतीय गंगा के मैदानी इलाकों में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। तो उत्तरी मैदानों में उच्च वायुदाब और दक्षिण में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। और आपको याद है पवनें कैसे बहती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसीलिए बच्चों पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है।
इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना बोलते हैं बच्चों। जब धीरे धीरे पवनें दिशा बदलकर समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। पीछे हटते हुए मानसून की अगर हम बात करें बच्चों, तो उत्तर पूर्वी राज्यों से, देखिए बच्चों, ये उत्तर है और ये पूर्व है। उत्तर पूर्वी राज्यों से सितंबर में मानसून के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होती है और मध्य अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत से पीछे हट जाता है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के सभी भागों से मानसून वापस हट जाता है बच्चों। क्योंकि द्वीपों में हमने मानसून का आगमन सबसे पहले पढ़ा था, तो द्वीपों में मानसून की वापसी सबसे बाद में होगी और उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं पवनें, हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो द्वीपों में जब पवनें आती हैं, पीछे हटता हुआ मानसून आता है, तो यह दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक द्वीपों में पहुंचता है बच्चों। पीछे हटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर चल रही हैं और जब पवनें समुद्र से नमी लेकर तमिलनाडु से निकलती हैं या गुजरती हैं, तो यहाँ वर्षा होती है। याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, तो कारण क्या है? पीछे हटता हुआ मानसून जो समुद्र से नमी ले लेते हैं और तमिलनाडु में वर्षा करते हैं बच्चों। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पीछे हटते हुए मानसून के दौरान पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, स्थल से समुद्र की ओर। जब ये पवनें बहती हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि ये पवनें आपस में टकरा जाती हैं और चक्रवात का निर्माण करती हैं और यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। ऐसी स्थिति प्राय नवंबर में बनती है क्योंकि निम्न वायुदाब बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ये बंगाल की खाड़ी है बच्चों, निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ बनता है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। देखिए बच्चों, ये भारत का पूर्वी तट, इसको पार करते हैं ये चक्रवात, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं और भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में डेल्टाई प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की हानि होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर, ये कोरोमंडल तट है बच्चों, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाबों से होती है बच्चों। आज हमने मानसून का आगमन और वापसी पढ़ी। अगले वीडियो में हम ऋतुएं कैसे बनती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।